तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक अभी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के डिफरेंट सेक्शन को कट करके उसमें जो एंगल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी किया था कि कौन सा सेक्शन कट करने पर हमें कौन सा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में एंगल नज़र आता है। अगर हम बात करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के सेक्शनल व्यू ऑफ द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड द साइड व्यू, तो देखिए हमें कैसा नज़र आएगा। अगर हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का फ्रंट व्यू देखें, ठीक है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। इस फ्रंट व्यू में आपको बैक रेक एंगल और एंड रिलीफ एंगल नज़र आने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टॉप व्यू की, तो आपको टॉप व्यू कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो दिस विल बी योर टॉप व्यू, दिस इज योर फ्रंट व्यू, वेरी इजी। अगर हम बात करते हैं साइड व्यू की, तो आपको साइड व्यू किस तरीके से नज़र आएगा। साइड व्यू मैं यहाँ पर बनाता हूँ। साइड व्यू आपको नज़र आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपके डिफरेंट सेक्शनल व्यू थे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के, ठीक है। तो आपको इन सेक्शनल व्यू को याद रखना है कि किस सेक्शनल व्यू में हमें कौन सा एंगल नज़र आता है। और अगर हमें पता चल गया कि किस सेक्शनल व्यू में कौन सा एंगल नज़र आता है, तो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर कोई भी क्वेश्चन पुट होता है कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द रेक एंगल, व्हाट इज़ द रिलीफ एंगल, तो हम उसको आसानी से ऑप्शन में से सेलेक्ट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताएंगे कि ये वाला एंगल कौन सा था। दिस एंगल वॉज बैक रेक एंगल एंड दिस एंगल वॉज side rake angle. This angle was side relief angle and this angle end relief angle. This angle was cutting angle, and which cutting angle? End cutting edge angle. This angle, this is side cutting edge angle. This is side cutting edge angle. Okay friends, so now let's come to the different surface of the cutting tool. So this surface of the cutting tool is rake surface. The surface perpendicular to the direction of the plane, ठीक है। परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन क्या होगा, हमें जो सरफेस नज़र आएगी वो होगी रेक सरफेस, विच मीन्स परपेंडिकुलर टू द बोर्ड। बोर्ड में जो आपको सरफेस नज़र आएगी वो क्या होगी, रेक सरफेस। और हमें रेक सरफेस कहाँ नज़र आ रही है, टॉप व्यू में नज़र आ रही है। हालांकि मैंने उसको कट कर दिया है, तो अब मैं वहाँ लिख नहीं सकता कि वो रेक सरफेस है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस सरफेस की, तो ये होता है आपका एंड फ्लैंक। ये क्या होता है आपका एंड फ्लैंक। क्यों? क्योंकि टूल का इस साइड में जो फ्लैंक होता है उसे हम कहते हैं एंड फ्लैंक। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये वाला जो फ्लैंक होता है, दिस इज साइड फ्लैंक। क्या होता है, साइड फ्लैंक। और आपकी जो ये वाली जो सरफेस होती है वापस वही क्या होती है, रेक सरफेस। ये आपकी रेक सरफेस ही होती है। समटाइम्स इट मे बी ऑल्सो नोन एज ए फ्लैंक, ठीक है। रेक सरफेस और रेक फेस, ठीक है, सॉरी, इट विल बी रेक फेस, ठीक है। यहाँ पर भी रेक फेस हो सकता है। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ये क्या होगा, ये एंड फ्लैंक होगा और ये क्या होगा, साइड फ्लैंक होगा, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू derive the definition of the different angles and what is the function of the angle. The first angle is back rake angle. फर्स्ट एंगल इज बैक रेक एंगल, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा बी। अगर मैं आपसे पूछूं बैक रेक एंगल क्या होता है, तो जब भी कभी टूल एंगल से रिलेटेड डेफिनेशन आती है तो हमें उसके वर्ड से ही डेफिनेशन को निकालने की कोशिश करनी है। तो अगर रेक एंगल पूछा जाता है तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे रेक सरफेस पर। कहाँ पहुंचेंगे, रेक सरफेस पर। रेक सरफेस यहाँ भी है और रेक सरफेस यहाँ भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। The angle between the rake surface and this
base of the shank or the holder is known as a rake angle. The angle between the rake surface and this base of the shank or holder of the tool is known as a rake angle. तो मतलब जो आपकी रेक सरफेस होगी और जो आपका बेस होगा उसके बीच का जो एंगल होगा वो रेक एंगल होगा. वेरी इजी सर, हम तो यहाँ से बता सकते थे रेक सरफेस और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका क्या होगी, बेस होगी, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, रेक एंगल होगा. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेक एंगल. नाउ लेट्स कम टू द बैक. व्हाट डू यू मीन बाय बैक? बैक रेक एंगल हमें तब नजर आता है जब हम किसी सेक्शन को परपेंडिकुलर टू बेस एंड पैरेलल टू लेंथ क्या करें, कट करें. तो पहले तो हमें रेक एंगल को डिफाइन करना है और उसके बाद जो रेक एंगल है वो क्या होता है, कौन सा है, बैक है या साइड है, उसे हमें डिफाइन करना है. सो इफ आई एम आस्किंग फॉर द बैक रेक एंगल, it is measured in the plane perpendicular to its base and parallel to the length. Okay, so this is all about the back rake angle. This is all about the back rake angle. So now let's come to the function of the back rake angle कि back rake angle का क्या function होता है मशीनिंग में. बिल्कुल सर, क्योंकि sometimes question में भी asked for the function also. It is very important. back rake angle क्या करता है, बैक रेक एंगल क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए. द फंक्शन ऑफ द बैक रेक एंगल इज इट अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द shear ऑफ द मटेरियल. आपका जो वर्क मटेरियल है उसको shear ऑफ कैसे करना है ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है आपका बैक रेक एंगल. एंड इट विल डिसाइड द फॉर्म ऑफ द चिप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मशीनिंग. की चिप्स किस तरीके की प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग द मशीनिंग, ये भी कौन डिसाइड करेगा, बैक रेक एंगल करेगा. कैसे डिसाइड करेगा? फॉर एग्जांपल जो आपका बैक रेक एंगल होता है इट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव. अभी हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं बैक रेक एंगल के लिए. अगर आपका बैक रेक एंगल टूल का पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जो चिप्स प्रोड्यूस होगी इट विल गो अवे फ्रॉम मशीन्ड सरफेस. इट विल गो अवे फ्रॉम मशीन्ड सरफेस. अगर आप पॉजिटिव रेक एंगल यूज में ले रहे हो, दिस इज द एग्जामिनेशन क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द चिप्स, देन द चिप्स विल गो अवे फ्रॉम द मशीन्ड सरफेस. सिमिलरली ऑन द अदर हैंड ऑफ द नेगेटिव रेक एंगल, तो क्या होगा, जब आपने नेगेटिव रेक एंगल प्रोवाइड किया है, तो जब मैंने ऑर्थोगोनल कटिंग में नेगेटिव रेक एंगल बताया था तो चिप्स वापस ऐसे घूम के आ रही थी, तो मैं कह सकता हूं कि जब हम नेगेटिव रेक एंगल प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, चिप्स विल डायरेक्ट टुवर्ड्स मशीन्ड सरफेस. तो नेगेटिव रेक एंगल में क्या होगा, आपकी चिप्स मशीन सरफेस पे आएगी, और पॉजिटिव रेक एंगल में क्या होगा, आपकी चिप्स रेक सरफेस से होते हुए मशीन सरफेस से दूर जाने की कोशिश करेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द बैक रेक एंगल. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द रेक एंगल इज साइड रेक एंगल. विच एंगल? साइड रेक एंगल. तो यहां तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो द सेकेंड नंबर रेक एंगल इज साइड रेक एंगल. द सेकेंड नंबर वन इज साइड रेक एंगल. ठीक है, तो इफ आई एम गोइंग टू डिफाइन द साइड रेक एंगल, तो सबसे पहले मुझे किसको डिफाइन करना पड़ेगा, रेक एंगल को डिफाइन करना पड़ेगा. किसको डिफाइन करना पड़ेगा, रेक एंगल को डिफाइन करना पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय द रेक एंगल? अभी तो मैंने बताया था रेक एंगल, मैंने आपको बताया था कि रेक एंगल रेक सरफेस और बेस के बीच का एंगल होता है. रेक सरफेस और बेक के जो आपका बेस है उसके बीच का जो एंगल होता है रेक एंगल होता है. सो नाउ लेट्स कम टू द साइड्स हमें कब नजर आती है, साइड हम जब देखेंगे साइड व्यू देखेंगे. क्या देखेंगे, साइड व्यू देखेंगे. तो साइड व्यू हमें कब नजर आता है, जब हम प्लेन कट करते हैं परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू इट्स विड्थ. perpendicular to base and parallel to its width. So this is the definition of the side rake angle. It is usually measured in the plane which is perpendicular to the base and parallel to the width. Now come to the what is the function of the side rake angle. It is very easy. अगर हम साइड रेक एंगल को इंक्रीज करते हैं, तो ड्यूरिंग टर्निंग जो आपकी चिप थिकनेस प्रोड्यूस हो रही है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो यहां पर देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ड्यूरिंग टर्निंग जो आपकी चिप थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. जो आपकी चिप थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द साइड रेक एंगल. इट इज वेरी इजी. पहले तो आप एंगल पर जाइए
और फिर वो एंगल किस प्लेन में मेजर हो रहा है उसके बारे में आप उसकी डिटेल दे दीजिए। तो इस साइड रेक एंगल का केवल और केवल एक ही फंक्शन है, दैट इफ वी इंक्रीज द साइड रेक एंगल देन द चिप थिकनेस ड्यूरिंग द टर्निंग विल बी डिक्रीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइड रेक एंगल। सो नेक्स्ट कम टू द रिलीफ एंगल। नेक्स्ट कम टू द रिलीफ एंगल। इट इज ऑल्सो वेरी इजी। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ उस एंगल पर जाना है और वो किस प्लेन में मेजर हो रहा है हमें वो बताना है। अगर हम बात करते हैं रिलीफ एंगल की, तो पहले मैं बात करता हूं एंड रिलीफ एंगल की। किसकी? एंड रिलीफ एंगल। समटाइम दिस रिलीफ एंगल मे बी टर्म्ड एज ए क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल, रिलीफ एंगल दोनों एक ही बात है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि क्लियरेंस एंगल और रिलीफ एंगल दोनों ही एक बात है। सो नाउ लेट्स कम टू द एंड रिलीफ एंगल। व्हाट इज एंड रिलीफ एंगल? गामा ई। और गामा ई हम कहाँ देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं। सो नाउ द क्वेश्चन विल कम दैट कि हम इसको डिफाइन कैसे करें। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप देखेंगे कि एक वर्टिकल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है और एक इंक्लाइंड लाइन है। और तो जो इंक्लाइंड लाइन है वो क्या है? एंड फ्लैंक है। वो क्या है? एंड फ्लैंक है। तो यहां से हमें कुछ ट्रिक्स, कुछ बुलेट वर्ड्स मिल रहे हैं कि अगर हम एंड रिलीफ एंगल मेजर करना चाहते हैं तो हम एंड फ्लैंक की ओर जाएंगे। कहां जाएंगे? एंड फ्लैंक की ओर जाएंगे। और जो ये आपकी कटिंग एज होगी, ये वाली परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, ये वाली जो आपकी कटिंग एज होगी, ये होगी आपकी एंड कटिंग एज। ये वाली जो कटिंग एज है, दिस इज द एंड कटिंग एज। ओके, सो this is the angle between the end flank and the line perpendicular drawn to the base. This is the angle between the portion of the end flank which is below the end cutting edge and a line drawn perpendicular to the base, and it is usually measured in a plane which is perpendicular to the end flank. अगर हम ये हमारा जो end flank है इसके perpendicular हम plane कट करें, उस समय जब हम कट करेंगे तो हमें नजर आएगा एंड रिलीफ एंगल। कौन नजर आएगा? एंड रिलीफ एंगल नजर आएगा। तो ठीक है, तो एंड रिलीफ एंगल क्या होता है इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, थोड़ा और आपको क्लियर होगा। इट इज द एंगल बिटवीन द पोर्शन ऑफ एंड फ्लैंक below the end cutting edge and a line, ध्यान से पढ़िए, इसे ध्यान से पढ़ना जरूरी है, and a line drawn perpendicular to the base. It is usually, ध्यान से देखिए, it is usually measured in a plane perpendicular to end flank. तो यहां से आपको क्या देखने हैं? बुलेट्स वर्ड्स खोजने हैं, आपको बुलेट्स वर्ड देखने हैं कि अगर हम एंड रिलीफ एंगल मेजर करेंगे तो हम जाएंगे एंड फ्लैंक के पास, और एंड फ्लैंक में भी किसके पास जाएंगे? एंड कटिंग एज के पास। किसके पास? एंड कटिंग एज के पास। तो ये जो आपका एंड रिलीफ एंगल होता है ये एंड फ्लैंक के उस पोर्शन का जो कि एंड कटिंग एज के नीचे है, और एक लाइन अगर हम ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू द बेस, उसके बीच का एंगल होता है। सो दैट्स इट्स ऑल अबाउट कि हमें बुलेट वर्ड्स देखने हैं कि हमें पोर्शन, अगर एंड रिलीफ एंगल दे रखा है तो हम जाएंगे एंड फ्लैंक के पास। ठीक है, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन यहां पर आ जाएगा एंड कटिंग एज। यहां पर क्या आ जाएगा? एंड कटिंग एज। और अगर हम बात करते हैं कि ये किस प्लेन में मेजर होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द एंड फ्लैंक। इट इज परपेंडिकुलर टू द एंड फ्लैंक। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंड रिलीफ एंगल? अगर हम बात करते हैं एंड रिलीफ एंगल की, एंड इफ यू आर डूइंग ए टर्निंग ऑपरेशन, ठीक है, तो टर्निंग ऑपरेशन में क्या होगा? टूल ऐसे होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अगर हमने इस टूल की जो एंड फ्लैंक है इसको स्ट्रेट कर दिया तो क्या होगा? तो आपकी जो ये टूल की ये वाली जो सरफेस है जिसका कोई मशीनिंग में रोल नहीं है, दैट विल बी इन द कॉन्टेक्ट विद द वर्क पीस, एंड ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, द सरफेस ऑफ द एंड फ्लैंक विल बी डिस्ट्रॉयड, एंड ड्यू टू दैट द फंक्शन ऑफ द प्रोवाइडिंग एंड रिलीफ एंगल इज टू reduce the friction between the end flank and the workpiece.
ओके, रिलीफ हम तभी प्रोवाइड करते हैं जब हमें उस सरफेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट इज जस्ट टू प्रिवेंट टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द एंड फ्लैंक एंड द वर्क पीस। तो उसके कॉन्टैक्ट को अवॉइड करने से क्या होगा, जब भी कॉन्टैक्ट अवॉइड होगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो। और फ्रिक्शन जीरो होते ही आपकी कोई भी सरफेस खराब नहीं होगी। इट इज द फंक्शन ऑफ द एंड रिलीफ एंगल। सो नाउ लेट्स कम टू द साइड रिलीफ एंगल। अब साइड रिलीफ एंगल की डेफिनेशन आप खुद बनाएंगे, आप बिल्कुल बना सकते हो, सेम रहेगा बिल्कुल ये कि साइड रिलीफ एंगल क्या होता है। तो हमें कुछ बुलेट वर्ड्स खोजने होते हैं कि साइड रिलीफ एंगल क्या होता है। तो साइड रिलीफ एंगल कहाँ होता है, साइड फ्लैंक में। कहाँ होता है, साइड फ्लैंक में। तो इस बार एंड फ्लैंक की जगह कौन आएगा, साइड फ्लैंक आएगा। कौन आएगा, साइड फ्लैंक। और एंड कटिंग एज के जगह कौन आएगा, साइड कटिंग एज आएगा। क्या आएगा, साइड कटिंग एज आएगा। और यहां पर प्लेन चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू द साइड फ्लैंक। बहुत इजी है, अगर आपको एक डेफिनेशन याद है तो दूसरी डेफिनेशन आप डिराइव कर सकते हो। लेकिन हम यहां देखते हैं क्या हो रहा है कि जो आपका साइड रिलीफ एंगल होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द साइड फ्लैंक, दिस इज द साइड फ्लैंक, and a line drawn perpendicular to the base, and a line drawn perpendicular to the base, and it is usually measured in a plane perpendicular to the side flank। ये जो आपका साइड फ्लैंक है, अगर हम इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो जो हमें प्लेन मिलेगा उस प्लेन में हम क्या मेजर करेंगे, साइड रिलीफ एंगल मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे, साइड रिलीफ एंगल मेजर करेंगे। साइड रिलीफ एंगल की आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसका आपको जो फंक्शन है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप यहां तक आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो चुकी होगी। नाउ आई एम कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट एंगल दैट इज एंड कटिंग एज एंगल। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग टू द remaining two angles, that is end cutting edge angle, end cutting edge angle, and in short we can write it as a ECEA and it is denoted by CE। हमें क्या करना पड़ेगा, कटिंग एज के पास जाना पड़ेगा। हमारे पास दो कटिंग एज होती है, एक होती है एंड कटिंग एज, दूसरी होती है साइड कटिंग एज। इफ इन द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द एंड कटिंग एज, वी विल गो टू द एंड कटिंग एज। अब अगर मैं बात करता हूं, जो ये वाला जो पोर्शन होता है इसे मैं कहता हूं नोज रेडियस। क्या होता है ये, नोज रेडियस होता है। मतलब यहां पर जो कर्वेचर प्रोवाइड होता है दैट इज टर्म्ड एज ए नोज, दैट इज टर्म्ड एज ए नोज। यहां पर बिल्कुल शार्प कॉर्नर नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है वो हम बात करेंगे। अब मैं बात करता हूं कि आपकी जो एंड कटिंग एज है वो मान लो यहां होती और हमने एंड कटिंग एज को कुछ एंगल प्रोवाइड किया है तो वो इस डायरेक्शन में जा रही है, विच मीन्स जो स्लोप होता है, जिस स्लोप से आपकी एंड कटिंग एज नोज से दूर जाती है उस स्लोप को हम कहते हैं एंड कटिंग एज एंगल। क्या कहते हैं हम उसे, एंड कटिंग एज एंगल। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंड कटिंग एज एंगल। सो अगर हम बात करते हैं एंड कटिंग एज एंगल का फंक्शन क्या होता है, तो हम एक तरीके के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सो अगर हमारे दो एंगल रह रहे हैं तो मैं ये आपका दो जो डायग्राम है इसको रब कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये पहले वाले एंगल्स में इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, वहां आपको समझने में इन दोनों डायग्राम की जरूरत है, यहां पर जरूरत नहीं है। सो नाउ लेट्स कम टू द एग्जांपल ऑफ द टर्निंग। आपके पास कोई एक सिलेंड्रिकल बार है, उसकी आप टर्निंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, टर्निंग कर रहे हो। तो टर्निंग करोगे तो आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, दिस इज योर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। हम जो बात कर रहे हैं इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये वाला जो आपका एंगल होता है ये होता है आपका साइड कटिंग एज एंगल, और हम जो इस एंगल की बात कर रहे हैं ये वाला होता है आपका एंड कटिंग एज एंगल, ठीक है। तो एंड कटिंग एज एंगल क्या यहाँ पर कटिंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं। आपकी जो कटिंग एज काम कर रही है वो है साइड कटिंग एज। तो एंड कटिंग एज का क्या काम होता है, एंड कटिंग एज का काम होता है कि जो सरफेस मशीन्ड हो गई है, जो सरफेस मशीन्ड हो गई है, पहला तो उसको हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग एज को प्रिवेंट करेंगे। दिस इज द ट्रेलिंग एज ऑफ द टूल। हम क्या करेंगे, पहले तो हम उस टूल की जो ट्रेलिंग एज है उसको
ये एंगल प्रोवाइड करके मशीन सरफेस से क्या करेंगे, उसका कांटेक्ट प्रिवेंट करेंगे। तो कांटेक्ट प्रिवेंट करने से क्या होगा, यहाँ पर जो सरफेस फिनिश होगी वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। अगर कोई यहाँ पर चिप्स होती है, बड़ी बड़ी रह जाती है, दैट कैन बी क्लीन्ड विद द हेल्प ऑफ द एंड कटिंग एज। वो अगर बड़ी है तो क्लीन हो जाएगी, मशीन सरफेस के अंदर है तो वो क्लीन नहीं होगी। तो बस मशीन सरफेस की फिनिश को, सरफेस फिनिश को वैसे ही बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, आपका जो ट्रेलिंग एज होगा टूल का, उसको हम इस तरीके से इंक्लाइन कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, उसका कॉन्टैक्ट प्रिवेंट कर देंगे। नाउ आई एम आस्किंग दैट इफ आई एम इंक्रीज द एंड कटिंग एज एंगल देन व्हाट विल हैपन। तो अगर मैं एंड कटिंग एज एंगल इंक्रीज करता हूं तो आपका टूल ऐसा हो जाएगा। दिस इज योर न्यू एंड कटिंग एज एंगल। तो आप मुझे बताइए कि आपका टूल पहले बड़ा था या बाद में बड़ा था। अगर मैं एंड कटिंग एज एंगल को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा, एंड कटिंग एज एंगल को इंक्रीज करने से क्या होगा, आपका टूल वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टूल वीक हो जाएगा। और टूल वीक होने से क्या होगी, टूल लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। इट इज अ वेरी सिंपल कि यहां पर मटेरियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कहीं भी मटेरियल कम होता है तो टूल क्या हो जाएगा, वीक। टूल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द एंड कटिंग एज एंगल। दिस इज द फंक्शन ऑफ द end cutting edge angle. So now let's come to the side cutting edge angle. Side cutting edge angle. Side cutting edge angle. Okay. So अब आप बताइए कि जो ये साइड कटिंग एज एंगल होता है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, धीरे चल रहा हूं मैं थोड़ा, तो आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। दिस इज योर साइड कटिंग एज एंगल। दिस इज योर साइड कटिंग एज एंगल। ओके, साइड कटिंग एज एंगल क्या होता है, आपकी साइड कटिंग एज पर होगा और साइड फ्लैंक के पास होगा। दिस इज योर साइड कटिंग एज, और साइड कटिंग एज है तो उसके नीचे क्या है, साइड फ्लैंक है। उसके नीचे क्या है, साइड फ्लैंक है। तो मोस्ट ऑफ द जो 90% क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो होते हैं साइड कटिंग एज से। कहाँ से, साइड कटिंग एज से, कि साइड रिलीफ एंगल क्या होता है और साइड कटिंग एज एंगल क्या होता है। ठीक है, तो साइड कटिंग एज एंगल से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करते हैं मशीनिंग की, तो जो साइड कटिंग एज होती है वो सबसे ज्यादा यूज में ली जाती है एज कंपेयर टू द एंड कटिंग एज। जो आप 99% मशीनिंग करते हो दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द साइड कटिंग एज, और जो आपकी रिमेनिंग लेस देन 1% मशीनिंग होती है दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द end cutting edge. So that's why the side cutting edge angle is very important. So now come to the point that if we increase the side cutting edge angle then what will happen. If we increase the side cutting edge angle by remaining the other term same. For example, अगर मैं depth of cut को same रखता हूँ, अगर मैं डेप्थ ऑफ कट को क्या रखता हूँ, सेम रखता हूँ, और साइड कटिंग एज एंगल को इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए आपकी डेप्थ ऑफ कट सेम है, ये जो डेप्थ ऑफ कट आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये सेम है। दिस इज योर फर्स्ट केस। अगर हम बात करते हैं सेकंड केस की, और हमने ये वाला जो एंगल है इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। दिस एंगल इज साइड कटिंग एज एंगल। तो आप प्लीज बोर्ड पर ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा। अगर आपने इस एंगल को इंक्रीज कर दिया तो ये आपको कैसे नजर आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कटिंग टूल बाय कीपिंग द डेप्थ ऑफ कट सेम, ठीक है। दिस इज योर साइड कटिंग एज एंगल। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अब आप मुझे इस डायग्राम को देख के बताइए, इस डायग्राम का आपको एनालिसिस करना है कि यदि अपने साइड कटिंग एज एंगल को इंक्रीज करते हैं तो जो आपकी साइड कटिंग एज है इसकी लेंथ जो कांटेक्ट में है वर्क पीस के साथ वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। धीरे धीरे हम सभी पॉइंट्स पर आने वाले हैं और हम देखते हैं कि जो इसकी लेंथ है कांटेक्ट में वर्क पीस के साथ, पहले तो ये थी, अब वर्क पीस के साथ जो लेंथ है कांटेक्ट में वो ये है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, साइड कटिंग एज एंगल को इंक्रीज करके द लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, किसकी, साइड कटिंग एज की। साइड कटिंग एज की अगर लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज होगी तो आपकी जो चिप्स प्रोड्यूस होगी, पहले छोटी छोटी प्रोड्यूस हो रही थी, अब बड़ी बड़ी प्रोड्यूस होगी। जो चिप की जो लेंथ है अब थोड़ी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूं चिप की लेंथ इंक्रीज होगी तो कहने का मतलब है
चिप का जो विड्थ है वो इंक्रीज हो गया, देन द चिप विल बी प्रोड्यूस वाइडर एंड थिनर. Then the chip will be produced wider and thinner. If the chips is producing wider and thinner, then the rate of heat transfer will be increased, and due to increase in the rate of heat transfer, the thermal strength of the tool will be increased. That means tool life will be increased. So if we increase the side cutting edge angle, due to more length of contact of the side cutting edge, the tool life will be increased because the rate of the heat transfer will be increased. But this is a favorable point. बट हेयर ऑल्सो इज ए अनफेवरेबल पॉइंट दैट अगर हम साइड कटिंग एज एंगल को इंक्रीज करते हैं, अगर हम साइड कटिंग एज एंगल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो एक अनफेवरेबल इफेक्ट आने वाला है, और वो अनफेवरेबल इफेक्ट होता है आपका चैटरिंग. वो अनफेवरेबल इफेक्ट क्या होता है, चैटरिंग होता है. ठीक है, ये चैटरिंग कब प्रोड्यूस होता है, जब हम साइड कटिंग एज एंगल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. तो चैटरिंग को हम समझ सकते हैं वेरी सिंपल एग्जामिनेशन से. ठीक है, चैटरिंग को हम समझ सकते हैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से, और वो एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक कटिंग टूल है और ये आप किसी भी वर्कपीस पर टर्निंग करने की कोशिश कर रहे हो. सो आपका कटिंग टूल ऐसे कॉन्टैक्ट में होगा. ठीक है, और ये आपका वर्कपीस घूम रहा होगा. अगर हम साइड कटिंग एज एंगल इंक्रीज करते हैं तो एक थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस होगा जो कि वर्कपीस और कटिंग टूल को सेपरेट करने की कोशिश करेगा. इट विल प्रोड्यूसेस ए थ्रस्ट फोर्स दैट विल सेपरेट द वर्कपीस, दैट टेंड्स टू सेपरेट द वर्कपीस एंड द कटिंग टूल. अब कटिंग टूल और वर्कपीस जब अचानक से सेपरेट हो जाएंगे तो कटिंग टूल पर कोई फोर्स नहीं होगा, एंड देन इट विल बिकम इन कॉन्टैक्ट अगेन विद द वर्कपीस. तो ये अचानक से आपके वर्कपीस के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो अचानक से सडनली टच होने के कारण आपकी जो वर्कपीस की सरफेस थी उस पर एक स्पॉट प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस स्पॉट को हम क्या कहते हैं, चैटरिंग कहते हैं. क्या कहते हैं, चैटरिंग कहते हैं. और चैटरिंग क्यों प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि अगर हमने साइड कटिंग एज एंगल को इंक्रीज कर दिया तो थ्रस्ट फोर्स इंक्रीज हो जाएगा. और थ्रस्ट फोर्स का काम क्या होता है, इट टेंड्स टू सेपरेट वर्कपीस एंड टूल. इट टेंड्स टू सेपरेट वर्कपीस एंड टूल. जितनी बार आपका टूल और वर्कपीस के बीच में सेपरेशन होगा उतने स्पॉट्स प्रोड्यूस होंगे. उतने क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पॉट्स प्रोड्यूस होंगे, और उन स्पॉट्स को हम क्या कहते हैं, चैटरिंग कहते हैं. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि चैटरिंग क्यों प्रोड्यूस होती है. आपको यह पता होना चाहिए कि चैटरिंग क्यों प्रोड्यूस होती है. तो ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि इफ वी इंक्रीज द साइड कटिंग एज एंगल देन द चैटरिंग विल बी प्रोड्यूस, एंड द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड आल्सो एज दैट कि थ्रस्ट फोर्स इंक्रीज कब होता है. थ्रस्ट फोर्स इंक्रीज होता है जब हम साइड कटिंग एज एंगल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. साइड कटिंग एज एंगल को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द साइड कटिंग एज एंगल. तो साइड कटिंग एज एंगल के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि इफ वी इंक्रीज द साइड कटिंग एज एंगल देन व्हाट विल हैपन, देन द थ्रस्ट फोर्स विल बी इंक्रीज. थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, थ्रस्ट फोर्स के बारे में हम देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द थ्रस्ट फोर्स कैन बी इंक्रीज्ड, एंड दिस थ्रस्ट फोर्स विल बी इक्वल्स टू Fy. अगर मैं बात करता हूं थ्रस्ट फोर्स की, तो थ्रस्ट फोर्स विल बी इक्वल्स टू Fy and it will increase. How it will be increased, that will be equals to Ft sin CS. And from this formula relation we can say that if we increase the side cutting edge angle then the thrust force will also increase. The formula of the thrust force can be also written in terms of the principal cutting edge angle, that will be equals to Ft cos lambda. And from these two equation we can find a relation between the CS and the lambda. हम CS और lambda के बीच में relation निकाल सकते हैं. And what is this relation? Lambda equals to 90 minus CS. That's why it will be converted into the cos lambda, because if we replace this CS, ठीक है, if we replace this CS by lambda then it will be converted. Okay, so if we increase the CS then the thrust force will be increases. Now let's come to the feed force. What will happen to the feed force if we increase the साइड कटिंग एज एंगल? सो द फॉर्मूला ऑफ द फीड फोर्स विल बी इक्वल्स टू, आपको ध्यान रखना है, दैट विल बी इक्वल्स टू Ft cos
CS, ft cos CS, and if we increase the value of the CS, then what will happen to the feed force? Feed force will be decrease. Similarly, Fx can be written as a ft sin lambda, ft sin lambda, because from this relation lambda equals to 90 minus CS. Okay, so if we increase the side cutting edge angle तो क्या होगा? thrust force increase होगा, that will separate the workpiece and the tool. और फीड फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो फीड फोर्स क्या होगा? डिक्रीज होगा. फीड क्या होता है? फीड इज प्रोवाइडेड द मोशन टू द टूल. द मोशन प्रोवाइडेड टू द टूल पर रिवोल्यूशन ऑफ द वर्क पीस इज नोन एज ए फीड, इज नोन एज ए फीड. कि जो आपका टूल मशीनिंग करने के लिए आगे किस स्पीड से, एक्सियल स्पीड से जा रहा है, उसे हम कहते हैं फीड. और उस फीड पर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, कहने का मतलब ये है कि वो फीड प्रोवाइड करने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई देते हैं टूल को, वो क्या होता है? फीड फोर्स होता है. क्या होता है? फीड फोर्स. Okay, so you just need to learn that कि if we increase the side cutting edge angle, then what will happen to thrust force? Increase. And what will happen to the feed force? That will be decrease. So now let's come to the next important point, that the third force is cutting force. The third force is cutting force. Okay, so cutting force will be in the z direction. This is Fz. Okay, so feed force will be in the x direction, cutting thrust force will be in the y direction, feed force will be in the x direction, and cutting force will be in the z direction. Okay, so if we increase the side cutting edge angle, can you tell me that cutting force पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? हम सोचते हैं कि if we increase the side cutting edge angle, then the cutting force में should be also increase, but ऐसा नहीं होता है. यहीं पर हम गलती कर देते हैं. क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं. अगर हम साइड कटिंग एज एंगल इंक्रीज करते हैं तो कटिंग फोर्स पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है. कटिंग फोर्स रिमेन सेम. कटिंग फोर्स विल रिमेन सेम. साइड कटिंग एज एंगल हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द कटिंग फोर्स. ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है. ये हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में इस बार आ जाए, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपका जो साइड कटिंग एज एंगल का पूरा एनालिसिस है वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है. आपको सभी पॉइंट्स उसमें याद होने चाहिए. ठीक है, चैटरिंग का आपको याद होना चाहिए, थ्रस्ट फोर्स का याद होना चाहिए, फीड फोर्स का याद होना चाहिए, और कटिंग फोर्स विल बी रिमेन सेम. कटिंग फोर्स पर आपका साइड कटिंग एज एंगल को इंक्रीज या डिक्रीज करने का कोई भी इन्फ्लुएंस, कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है. अब हम बात करने वाले हैं लीड एंगल वर्सेस साइड कटिंग एज एंगल की. इसको आप बिल्कुल ही बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो. आपको सिर्फ डायग्राम पर फोकस करना है और अपनी आंखें बोर्ड पर बनाए रखनी है, और प्लीज़ फोकस ऑन दैट. अगर आपको डायग्राम समझ आ गया तो आपको ये जो एंगल है वो बिल्कुल समझ आ जाएगा. मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ आ जाएगी. मुझ पर विश्वास रखिए. This is your single point cutting tool. Okay, so this is lead angle and which angle? Side cutting edge angle. So देखिए यहाँ पर एक बात देखिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पर जो ये वाला जो एंगल है, मैं कह सकता हूँ दिस इज साइड कटिंग एज एंगल एंड इट इज इक्वल टू लीड एंगल. इट इज इक्वल टू लीड एंगल. अभी आपको समझ आ जाएगा कि सर आपने लीड एंगल को अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है. दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल्स टू साइड कटिंग एज एंगल, बट इन दिस केस द साइड कटिंग एज एंगल विल बी दिस. साइड कटिंग एज एंगल विल बी दिस. कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. हाँ सर, यही होता है. साइड कटिंग एज एंगल आपका ये वाला होगा. दिस इज योर साइड कटिंग एज एंगल and this is your lead angle. Now tell me कि यहाँ पर साइड कटिंग एज एंगल लीड एंगल के इक्वल है या नहीं है. ठीक है, तो इस केस में जो साइड कटिंग एज एंगल इट इज नॉट इक्वल टू लीड एंगल. तो आपको बस इतना ही अपना इमेजिनेशन में बनाए रखना है कि अगर आपका टूल ऐसे होगा तो ये वाला जो साइड कटिंग एज एंगल है ये लीड एंगल के इक्वल होगा. ये किसके एंगल होगा? लीड एंगल के इक्वल होगा. लेकिन इस केस में ये वाला आपका साइड कटिंग एज एंगल होगा. दिस विल बी योर साइड कटिंग एज एंगल, बट
लीड एंगल विल बी द डिफरेंट। तो इस केस में साइड कटिंग एज एंगल और लीड एंगल दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। आपको सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखना है, जो आपकी कटिंग एज होती है उसको शार्प ना बनाकर उस पर कुछ कर्व बना देते हैं, सर्कुलर कर्व बनाते हैं, और उस कर्व की जो रेडियस होती है उसे हम कहते हैं नोज रेडियस। उसे हम क्या कहते हैं, नोज रेडियस। अगर हम बात करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के टॉप व्यू में आपका टॉप व्यू कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर आपकी नोज रेडियस होती है, क्या होती है, नोज रेडियस। ये नोज रेडियस प्रोवाइड करने से जो आपकी ये जो एज होती है, कॉर्नर होता है, यहाँ पर शार्प टर्न नहीं आता है। अगर हम नोज रेडियस प्रोवाइड नहीं करेंगे तो देखिए आपका कटिंग टूल कैसा बनेगा। आपका कटिंग टूल बनेगा ऐसा, फिर जाएगा ये ऐसे, फिर ये जाएगा ऐसे। ये क्या हो जाएगा, आपका शार्प कॉर्नर हो जाएगा। तो अपने सोम पढ़ चुके हैं, अपनों ने सोम पढ़ी है, कॉलेज में भी पढ़ी है, वहाँ से एक हमने छोटी सी चीज़ सीखी थी। वो चीज़ यहाँ पर काम आने वाली है कि अगर कहीं पर हम कर्व प्रोवाइड कर देते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द शार्प कॉर्नर, तो क्या होता है, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्या डिक्रीज हो जाता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। और स्ट्रेस कंसंट्रेशन डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि हमने वहां पर एक हमने एक कर्व प्रोवाइड कर दिया है, जिसके कारण जो स्ट्रेस फ्लो लाइंस होगी उनमें एब्रप्ट चेंज नहीं आएगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्यों आता है, क्योंकि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया सडनली डिक्रीज करते हो, सडनली इंक्रीज करते हो, या फिर सडनली चेंज कर देते हो, तो उस कंडीशन में सडनली चेंज होने के कारण स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ जाती है और आपके प्रोडक्ट के फेल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो आप मुझे खुद बता सकते हैं कि ये जो शार्प कॉर्नर वाला जो टूल होगा वो जल्दी फेल होगा एज कंपेयर टू द जहां पर आपने कर्व दिया है। क्या दिया है, कर्व। और इस कर्व की जो रेडियस होती है हम उसे कहते हैं नोज रेडियस। तो विच मीन्स नोज रेडियस क्या होता है, नोज रेडियस इज ए कर्वेचर प्रोवाइडेड टू द टूल। नोज रेडियस इज ए कर्वेचर प्रोवाइडेड टू द टूल। कर्वेचर प्रोवाइड करने से क्या होगा, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेस कंसंट्रेशन विल बी डिक्रीज। और स्ट्रेस कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से आप मुझे बताइए कि जो टूल लाइफ होगी, टूल लाइफ क्या होगी, इंक्रीज। टूल लाइफ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं उससे बात करता हूं कि अगर हमने नोज रेडियस प्रोवाइड किया है तो सरफेस फिनिश पर क्या इफेक्ट आने वाला है। सरफेस फिनिश पर इफेक्ट को जानने के लिए हम देखेंगे कि जो सरफेस फिनिश में जो अनइवन वेवीनेस होती है, अगर हम किसी सरफेस को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके ऊपर कुछ टेक्सचर होगा और वो होगा वेवीनेस टेक्सचर। कैसा होगा, वेवीनेस, मतलब उसमें ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ जगह होगी, बिल्कुल सपाट, बिल्कुल फ्लैट नहीं होगी। तो उसमें जब वो ऊपर नीचे जाता है, तो जब वो सबसे ऊपर जाता है तो हम उसे कहते हैं पीक, और जब वो सबसे नीचे आता है हम उसे कहते हैं वैली। तो मतलब जो हाईएस्ट पीक और वैली के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज एच, इट इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 8r, वेयर एफ इक्वल्स टू फीड एंड आर इक्वल्स टू नोज रेडियस। वेरी गुड। अब आप मुझे बताइए कि अगर नोज रेडियस हमने प्रोवाइड की है और हम नोज रेडियस इंक्रीज करते हैं तो एच पर क्या इफेक्ट आएगा, ये आप खुद मुझे बता सकते हैं कि इफ वी इंक्रीज द नोज रेडियस देन द एच विल बी डिक्रीज। एच डिक्रीज होने का मतलब है कि आपका जो ये पीक था और जो ये नीचे वैली था उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, और बीच का डिस्टेंस कम होने के कारण एक तो सरफेस आपकी ऐसी है और एक सरफेस आपकी बिल्कुल ऐसी है, तो सरफेस फिनिश में क्या होती है, इंक्रीज होती है। सरफेस फिनिश आपकी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो विच मीन्स इफ यू इंक्रीज द नोज रेडियस देन व्हाट विल हैपन, एच विल डिक्रीज। और एच डिक्रीज होने से क्या होगा, आपकी जो सरफेस फिनिश है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्या इंक्रीज हो जाएगी, सरफेस फिनिश इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स आप तो कहेंगे कि नोज रेडियस को तो खूब बढ़ा दो, लेकिन अगर हम नोज रेडियस ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आपका जो टूल होगा वो ब्लंट हो जाएगा। होता है टूल के ब्लंट होने का मतलब है यहाँ पर नोज रेडियस का बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना और टूल के अपनी जो कटिंग एज है उसको खो देना। आपकी टूल की कटिंग एज जो आप वर्क करवाना चाहते हो उतना प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, जिसके कारण इफ यू इंक्रीज द नोज रेडियस देन द कटिंग फोर्स एंड द पावर कंजप्शन विल बी इंक्रीज। तो आपको याद रखना है कि अगर हम नोज रेडियस इंक्रीज करते हैं तो जो कटिंग फोर्स होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा और जो पावर कंजप्शन होती है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और आने वाली है कि अगर हम नोज रेडियस को ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो यहाँ पर होने वाली है चैटरिंग। यहाँ पर क्या होने वाली है, चैटरिंग होने वाली है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इफ वी इंक्रीज द नोज रेडियस देन व्हाट विल हैपन थ्रू द सरफेस फिनिश।
तो सरफेस फिनिश क्या होगी, इंप्रूव होगी, सरफेस फिनिश इंप्रूव होगी। और ये क्वेश्चन भी आता है कि इफ we increase the nose radius then what will happen, then the cutting force will be increases and cutting power will be increases। और जिस तरीके से साइड कटिंग एज एंगल इंक्रीज करने से चैटरिंग प्रोड्यूस होती है, सेम एज नोज रेडियस को इंक्रीज करने से भी चैटरिंग प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ तक आपको टूल की ज्योमेट्री में सभी जो एंगल्स है, नोज रेडियस है, उनके बारे में पता याद करके रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन क्या होगा आपके एग्जामिनेशन में आएंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन मैंने आपको पढ़ाया है बिल्कुल कंसाइज करके, हमने ना ज़्यादा पढ़ा है ना बिल्कुल कम पढ़ा है, जितना एग्जाम में आता है हमने उतना पढ़ा है, ना इससे ज़्यादा आता है और ना इससे कम आता है। तो आपको जो हमने चीज़ें पढ़ी है वो सारी याद रखनी है। और अब मैं बात करने वाला हूँ लिप एंगल की। किसकी बात करने वाला हूँ, लिप एंगल की। तो लिप एंगल आप मुझे बताइए, आपने जब ऑर्थोगोनल कटिंग में पढ़ा था तो लिप एंगल किस किस के बीच का था, तो लिप एंगल किस किस के बीच का था, एक तो रेफ सरफेस के बीच का था और एक आपके रिलीफ सरफेस के बीच का था। रेफ और रिलीफ सरफेस के बीच के जो एंगल को हम क्या कहते हैं, लिप एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, लिप एंगल कहते हैं। तो देखिए लिप एंगल कहाँ होता है, लिप एंगल कुछ इस तरीके से होता है, ये वाला जो एंगल होता है दैट इज लिप एंगल। इस एंगल को हम वेज एंगल भी कहते हैं, इस एंगल को वेज एंगल भी कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं लिप एंगल किस पर डिपेंड करता है, लिप एंगल आपका डिपेंड करता है आपने जो एंगल यहाँ प्रोवाइड किया है और आपने जो एंगल यहाँ पे प्रोवाइड किया है। यहाँ पर जो हम एंगल प्रोवाइड करते हैं दैट इज अल्फा बी, बैक रेक एंगल। और यहाँ पर जो हम एंगल प्रोवाइड करते हैं वो मुझे बताइए क्या होता है, रिलीफ एंगल होता है। और वो कौन सा रिलीफ एंगल होता है, जल्दी बताइए। ये आपकी एंड फ्लैंक होती है, तो यहाँ पर एंड रिलीफ एंगल होता है, विच मीन्स जो आपका लिप एंगल होता है इट विल डिपेंड अपॉन द बैक रेक एंगल एंड द एंड रिलीफ एंगल, बैक रेक एंगल एंड द एंड रिलीफ एंगल। तो क्या होगा, अगर हम लिप एंगल को इंक्रीज करते हैं तो लिप एंगल को इंक्रीज करने से क्या होगा, टूल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, टूल की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम लिप एंगल को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, आपका टूल वीक हो जाएगा, आपका टूल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां तक आपका जो टूल का जो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कि हम टूल का सिग्नेचर किस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हम टूल का सिग्नेचर देते हैं वो अकॉर्डिंग टू द 3 नोमेनक्लेचर देते हैं, जिसमें था आपका एक वर्क रेफरेंस सिस्टम, टूल रेफरेंस सिस्टम और मशीन रेफरेंस सिस्टम। तो इन 3 कंडीशंस की हेल्प से, इन 3 नोमेनक्लेचर की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी टूल के सिग्नेचर को, टूल की ज्योमेट्री को विद द हेल्प ऑफ द एंगल्स हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सो नाउ लेट्स कम टू द एएसए सिस्टम। और एएसए सिस्टम में हम जानेंगे कि टूल का जो डेजिग्नेशन होता है और सिग्नेचर होता है वो कैसे दिया जाता है। सो नाउ आई एम कमिंग टू द टूल डेजिग्नेशन, टूल डेजिग्नेशन और टूल सिग्नेचर, और टूल सिग्नेचर आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं। अगर मैं बात करता हूँ एएसए सिस्टम की, किसकी, एएसए सिस्टम की, तो ये मैंने आपको टूल डेजिग्नेशन बातों ही बातों में बता दिया है। कैसे बताया है, तो आप मुझे बताइए कि सबसे पहले हमने कौन से एंगल का एनालिसिस किया था। हमने सबसे पहले बैक रेक एंगल का एनालिसिस किया था। किसका एनालिसिस किया था, बैक रेक एंगल का एनालिसिस किया था। उसके बाद हमने किस एंगल का एनालिसिस किया था, बताइए। हमने रेक एंगल का ही एनालिसिस किया था और उसमें हमने साइड रेक एंगल का एनालिसिस किया था। उसके बाद हमने रिलीफ एंगल का एनालिसिस किया था और रिलीफ एंगल में हमने सबसे पहले एंड रिलीफ एंगल और उसके बाद साइड रिलीफ एंगल का एनालिसिस किया था। किसका किया था, साइड रिलीफ एंगल का। और साइड रिलीफ एंगल के बाद हमने किसका एनालिसिस किया है, साइड रिलीफ एंगल के बाद हमने कटिंग एंगल्स का एनालिसिस किया है। ठीक है, तो पहले हमने कौन सा पढ़ा था, एंड कटिंग एज एंगल, और उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था, साइड कटिंग एज एंगल, और लास्ट में मैंने आपको बताया था नोज रेडियस। क्या बताया था, नोज रेडियस। तो यहां से आप एक ट्रिक, एज ए ट्रिक इसे याद रख सकते हो कि पहले आते हैं रेक एंगल, पहले कौन आते हैं, रेक एंगल आते हैं, फिर आता है आपका रिलीफ एंगल और फिर आपका आता है कटिंग एंगल। कौन सा एंगल, कटिंग एंगल। और लास्ट में कौन आती है, नोज रेडियस। लास्ट में कौन आती है, नोज रेडियस आती है। और द यूनिट ऑफ द नोज रेडियस इज इन mm। नोज रेडियस की यूनिट किस में होती है, mm में होती है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो, रेक, रिलीफ एंड कटिंग। और ध्यान रखना है कि बाद में हमेशा कौन आता है, साइड आता है। कौन आता है,
साइड आता है, दिस इज ऑल्सो साइड एंगल, दिस इज ऑल्सो साइड एंगल। तो साइड एंगल क्या होता है हमने आपको पूरा डिटेल में डिस्कशन करके बता दिया है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस सीरीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, एंड में कौन आता है, और साइड सबके क्या होता है बाद में आता है। पहले आएगा रेक आएगा, फिर रिलीफ आएगा, फिर कटिंग आएगा, और इन दोनों में भी क्या होगा, साइड सब में क्या होगा बाद में आएगा, और फाइनली आएगा आपका नोज रेडियस। फाइनली आपका क्या आएगा, नोज रेडियस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ये डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू दे देगा, इन डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू देने के बाद आपसे पूछेगा कि बैक रेक एंगल बताइए, साइड रिलीफ एंगल बताइए, एंड रिलीफ एंगल बताइए, एंड कटिंग एज एंगल बताइए, साइड कटिंग एज एंगल बताइए, और नोज रेडियस बताइए। आपसे पूछ सकता है कि ये जो नोज रेडियस होती है इसकी यूनिट किस में होती है, इसकी यूनिट होती है mm में, इसकी यूनिट क्या होती है, mm में। सो दिस इज द ASA टूल सिग्नेचर सिस्टम। ASA टूल सिग्नेचर सिस्टम की हेल्प से हम टूल की ज्योमेट्री को बहुत ही आसान तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन टूल का एनालिसिस करने के लिए आप मुझे बताइएगा कौन सा सिस्टम हम यूज में लेते हैं। टूल का एनालिसिस करने के लिए हम ORS सिस्टम यूज में लेते हैं। किसको यूज में लेते हैं, ORS सिस्टम को। तो मेरे साथ बने रहिए और बिल्कुल कंसंट्रेशन चाहिए यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ और आप उसे ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो सकता है। सो प्लीज बी कंसंट्रेटेड एंड कंसाइड, और आप अपनी नजरें बोर्ड पर बनाए रखिए, जितना हो सकता है उतना ही बोर्ड से लिखिए, सारा लिखने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ORS सिस्टम। ORS सिस्टम को आपको फुल डिटेल्ड में याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ASA सिस्टम के अकॉर्डिंग टूल की सारी ज्योमेट्री पढ़ ली है, और उन एंगल्स का क्या क्या फंक्शन होता है वो भी हम पढ़ चुके हैं। ORS सिस्टम हम सिर्फ इसलिए यूज में लेते हैं क्योंकि इसका यूज होता है कटिंग टूल में लगने वाले फोर्सेस के एनालिसिस के लिए, क्योंकि इसकी हेल्प से एनालिसिस इजी होता है। ORS सिस्टम में सबसे पहले आता है इंक्लिनेशन एंगल। कौन सा आता है, इंक्लिनेशन एंगल आता है। फिर आता है आपके ऑर्थोगोनल रेक एंगल। कौन आता है, ऑर्थोगोनल रेक एंगल आता है। और उसके बाद आता है आपके रिलीफ एंगल। कौन आता है, रिलीफ एंगल। और रिलीफ एंगल में भी साइड रिलीफ एंगल पहले आता है और फिर एंड रिलीफ एंगल आता है। उसके बाद एंगल आता है आपके एंड कटिंग एज एंगल, और लास्ट में आता है आपके प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, और उसके बाद आती है नोज रेडियस। क्या आती है, नोज रेडियस, जहां पर आई क्या है, इंक्लिनेशन एंगल। आई क्या है, इंक्लिनेशन एंगल। अल्फा क्या है, ऑर्थोगोनल रेक एंगल। क्या है, ऑर्थोगोनल रेक एंगल। गामा क्या है, गामा है आपका साइड रिलीफ एंगल। कौन सा एंगल है, साइड रिलीफ एंगल है गामा। आई क्या है आपका, एंड रिलीफ एंगल। कौन सा है, एंड रिलीफ एंगल है। CE क्या है आपका, एंड कटिंग एज एंगल। CE क्या है आपका, एंड कटिंग एज एंगल। और एंड के बाद आना चाहिए था साइड कटिंग एज एंगल, लेकिन हम यहाँ पर साइड कटिंग एज एंगल नहीं यूज में लेते हैं, हम यहाँ पर यूज में लेते हैं प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। और लास्ट में आपको पता है कौन आती है, नोज रेडियस। कौन आती है, नोज रेडियस। अगर मैं बात करता हूं हमारे ASA सिस्टम की, तो ASA सिस्टम में क्या हो रहा था, ASA सिस्टम में देखो आपके पहले आ रहा था बैक रेक एंगल, उसके बाद कौन आ रहा था, साइड रेक एंगल, उसके बाद कौन आ रहा था बताओ, एंड रिलीफ एंगल, और उसके बाद कौन आ रहा था, साइड रिलीफ एंगल, उसके बाद कौन आ रहा था, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, एंड नोज रेडियस। अगर आपको दो टूल सिग्नेचर दे रखे हो तो पता कैसे लगाएं कि ORS कौन सा है, ASA कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको टूल के दो सिग्नेचर सिस्टम दे रखे हो तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो ORS सिस्टम है या फिर ASA सिस्टम है। तो इन दोनों को पता लगाने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, आपको सिर्फ केवल और केवल सेकंड लास्ट एंगल को देखना है। किसको देखना है, सेकंड लास्ट एंगल को देखना है। तो जो साइड कटिंग एज एंगल होता है इसकी वैल्यू होती है 15 डिग्री टू 30 डिग्री। कितनी होती है, 15 डिग्री टू 30 डिग्री। और एक हमें रिलेशन पता है कि लैम्डा होता है आपका 90 माइनस CS, 90 माइनस CS। अगर आपके CS की वैल्यू 15 डिग्री टू 30 डिग्री है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम पुट करते हैं 30 डिग्री तो इट विल बी 60 डिग्री, अगर हम पुट करते हैं 15 डिग्री तो इट विल बी 75 डिग्री। मतलब हम सेकंड लास्ट एंगल को देखेंगे कि अगर वो एंगल बहुत ज़्यादा है,
अगर वह एंगल बहुत ज़्यादा है, 90 डिग्री के आसपास है, 60, 70, 90, 55 भी हो सकता है, ठीक है, तो वो होगा प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। और अगर आपका सेकंड लास्ट एंगल बहुत कम है, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, देन दैट विल बी साइड कटिंग एज एंगल। और अगर हमें पता चल गया कि वो बहुत ज़्यादा है तो ORS सिस्टम है, और अगर हमें पता चल गया कि वो बहुत कम है तो वो कौन सा सिस्टम है? ASA सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? ASA सिस्टम है। इन दोनों सिस्टम में से कोई भी सिस्टम देके आपको कोई भी एंगल पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि ऑर्थोगोनल रेक एंगल क्या है, आपसे पूछ सकता है कि इंक्लिनेशन एंगल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 7 × 7 49 क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 49 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहां से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, और आपको ये याद रखना है कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो हम CS की हेल्प से निकालते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द साइड कटिंग एज एंगल। और साइड कटिंग एज एंगल से हम निकालेंगे तो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू 90 डिग्री से दूर है, कौन सी वैल्यू 90 डिग्री के पास है। तो जो वैल्यू ज्यादा होगी वो होगा ORS सिस्टम, जो वैल्यू कम होगी वो क्या होगा, बताइए मेरे साथ, ASA सिस्टम। अब हम आ रहे हैं ऑर्थोगोनल कटिंग पर। किस पर आ रहे हैं? ऑर्थोगोनल कटिंग पर। तो जब ऑर्थोगोनल कटिंग होगी उस कंडीशन में क्या होगा? ऑर्थोगोनल कटिंग होगी तो आपका जो इंक्लिनेशन एंगल है वो 0 होगा। जो ऑर्थोगोनल कटिंग होती है जिसमें आपकी कटिंग एज चिप वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है, तो मैं बात उसके लिए कर रहा हूं कि फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग की कंडीशन में जो I होगा, इंक्लिनेशन एंगल, वो किसके बराबर होगा? 0 डिग्री के बराबर होगा। और अगर हम बात करते हैं फॉर ऑब्लिक कंडीशन में क्या होगा? ऑब्लिक कटिंग की कंडीशन में जो इंक्लिनेशन होगा वो 0 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। इट विल बी हैव सम नॉन जीरो वैल्यू। अगर आपको क्वेश्चन में ORS सिस्टम दे रखा है और उसमें वो लिख रहा है कि वी आर डूइंग ऑर्थोगोनल कटिंग, तो ऑर्थोगोनल कटिंग का मतलब क्या होगा? ऑर्थोगोनल कटिंग का मतलब होगा कि इंक्लिनेशन एंगल किसके बराबर है? 0 डिग्री के बराबर है। इंक्लिनेशन एंगल किसके बराबर है? 0 डिग्री के बराबर है। और विद द हेल्प ऑफ दैट हम क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंक्लिनेशन एंगल किसके बराबर होगा? 0 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 डिग्री के बराबर। अब सर ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमें ORS सिस्टम दिया है तो हम उसे ASA में कैसे कन्वर्ट करें? ASA सिस्टम दे रखा है तो उसे ORS सिस्टम में हम कैसे जाएं? तो उसमें हम इंटर कन्वर्जन करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज का यूज करते हैं जिन्हें हमें याद रखने की जरूरत पड़ेगी।